नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आज कराता है आपके आने वाले कल की तैयारी। जी हां, हम बाजार का पूरा ब्यौरा आज आपके सामने रखते हैं। उसके साथ ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कल इंडेक्स लेवल पर और सेक्टर के स्तर पे कहां नजर रखनी चाहिए, कहां पर एक्शन हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का हम शामिल करते हैं। तो स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख पा रहे होंगे कि हम लगातार एक नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं और इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप कल की तैयारी में अपने सवाल पूछ सकते हैं। यही नहीं, यूट्यूब पर कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कल की तैयारी में जो सवाल आप आज पूछेंगे उसके जवाब हम आने वाले शो में देंगे, यानी कि जो पहले पूछे गए सवाल हैं उनके जवाब आज के शो में देने की तैयारी रहती है। तो फटाफट से आप अपने सवाल हमें भेजिए, यानी आज जो आप सवाल हम तक पोस्ट करेंगे वो हम कल उस पर नजरिया ले पाएंगे। चलिए, चर्चा में दो बेहद खास एक्सपर्ट्स को अपने साथ मैं शामिल करता हूं। हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी फ्रॉम एंजल वन अमरदेव सिंह साहब हमारे साथ हैं, और इसके साथ ही टेक्निकल एनालिस्ट जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड से किरण जानी साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। रिकॉर्ड स्तरों पर बाजार और इन सब के बीच में खासतौर पे बैंक निफ्टी ने जो रफ्तार भरी है, और ये रफ्तार हम लगातार 5-6 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि वहाँ पर कहीं पे भी बाजार अगर हिचकोली भी ले रहा था, बैंक निफ्टी की रफ्तार कम होने के बजाय और एक्सेलरेट कर रही थी, और आज तो कमाल कर दिया। और पीएसयू बैंकों का उसमें योगदान बहुत ही ज़बरदस्त रहा। अब बताइए, कल अगर हम खास तौर पे बैंक निफ्टी की रणनीति को समझना चाहें तो क्या कल के बाजार में होनी चाहिए, और इसके साथ ही निफ्टी पर भी नजरिया दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो जैसे आपने बताया कि लास्ट एक वीक से अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मार्केट में जिस स्पीड से बढ़ रही है वो एक एक्सपेक्टेड स्पीड थी। रीजन बीइंग कि हमने देखा था कि लास्ट टू लास्ट वीक में निफ्टी या तो दूसरे जो भी फ्रंटलाइनर इंडाइसेस है उसने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था। हालांकि बैंक निफ्टी उस अपने ऑल टाइम हाई से 3 से 3.5 टका नीचे ट्रेड कर रही थी, तो वो कहीं ना कहीं एक कैचअप रैली थी। दूसरी तरफ हमने देखा था कि रिसेंटली जो बैंक निफ्टी के अंदर परफॉर्मेंस था उसमें पीएसयू बैंक्स वर डूइंग वेरी वेल, बट प्राइवेट बैंक में उतना कुछ खास हम तेजी नहीं देख रहे थे। लेकिन पिछले एक महीने में हमने देखा है कि जितने भी प्राइवेट बैंक है उसमें नीचे से एक अच्छी खासी तेजी आई है, और प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी आप देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते हुए बैंक निफ्टी में डबल स्पीड से हम देख रहे हैं कि कारोबार हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमने रिकॉर्ड हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब लेवल वाइज अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में ही पहले कंटिन्यू करें तो कहीं ना कहीं 53,400 एक उसका रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करके आज 54,000 पे आ चुका है मार्केट। सो करंट मार्केट प्राइस पे फ्रेश खरीदारी तो डेफिनेटली हम सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी डिप आता है तो डिप में आप बाय कीजिए, और आपकी जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 53,000 का कर दीजिए। अगर 53,000 ब्रेक होगा तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से हम एक सेल ऑफ भी देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 53,000 के स्टॉप लॉस के साथ आपकी लॉन्ग पोजीशन जो है आप होल्ड कर सकते हो, और नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। कोई भी डिप आता है 53,500 के आसपास तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। निफ्टी की मैं अगर बात करूं तो निफ्टी में 26,000 के कॉल राइटर्स काफी अग्रेसिव है, तो अगर मार्केट कल उसके ऊपर जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। बट हालांकि हम कोई भी गैप अप को चेज नहीं करेंगे, लेकिन कोई डिप आता है 25,700 25,800 के बीच में, तो वहां पे हम एक बार लॉन्ग पोजीशन करेंगे। 25,600 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सो निफ्टी के अंदर 25,600 एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर 53,000, तो ये दोनों लेवल को आप ध्यान में रखिए, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है खास रणनीति आती हुई किरण जी की तरफ से इंडेक्स लेवल पे। अमर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज हमने देखा खासतौर पे ऑटो सेक्टर की जो रफ्तार थी वो ज़बरदस्त नज़र आई, और हमने देखा बजाज ऑटो और एमएनएम आज ज़बरदस्त बाज़ार में उन पर फोकस बढ़ता हुआ नज़र आया। हीरो मोटो में भी आज तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ से अगर हम देखें ख़ास तौर पे तो ऑटो पॉकेट्स को आप किस तरह से देखते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, यदि ऑटो को देखा जाए तो उसे हमें टू व्हीलर सेगमेंट और जो फोर व्हीलर सेगमेंट है उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त के जो नंबर्स टू व्हीलर्स के थे वो काफी अच्छे थे, और अभी आने वाले समय में फेस्टिवल सीजन भी है, तो डिमांड ऑफटेक बढ़ने की उम्मीद है। तो इसी कारण से जैसे बजाज ऑटो हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, टीवीएस मोटर्स हो गए, दे आर ट्रेडिंग एट रिकॉर्ड हाइस। M&M is also an exception because उसकी जो अभी न्यू लॉन्च होने वाली है उससे भी एक्सपेक्टेशंस हैं,
और इसके अलावा आप यदि बाकी पैसेंजर व्हीकल कंपनीज को देखें, चाहे टाटा मोटर्स हो या फिर आयशर मोटर्स हो या मारुति हो, तो वहाँ उस रफ्तार की तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो जो निवेशक हैं वो टू व्हीलर सेगमेंट पे, अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो टू व्हीलर सेगमेंट पे फिलहाल ज्यादा फोकस है। लेकिन जिस तरह की रफ्तार और जिस तरह की रैली हुई है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इसी दौरान जो रैली हम देख रहे हैं दैट इज कंटिन्यूइंग, बट ये जरूर है कि जैसे बजाज ऑटो हो गया, हीरो मोटोकॉर्प है, ये सब लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स भी पॉजिटिव हैं और फंडामेंटल फैक्टर्स से भी दे आर सपोर्टिव। तो इनमें यदि कोई करेक्शन आती है देन दैट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली। ठीक है, तो ये है नजरिया ऑटो सेक्टर पर। चलिए फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। कांता देवी का सवाल लेते हैं। भारत डायनामिक्स पे राय जानना चाहती हैं। 1390 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 73 शेयर इनके पास हैं। किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर होता हुआ इनको बताइए, क्या करना चाहिए बीडीएल में? सो ओवरऑल डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो बजट के बाद से हमने देखा है कहीं ना कहीं वहाँ पे एक सेल ऑफ कंटिन्यू है। अब रिसेंटली अगर डेली चार्ट की हम बात करें तो डेली चार्ट पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन के अंदर, फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रही है डेफिनेटली, लेकिन 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अगर लास्ट वीक की बात करें हम तो फ्राइडे को एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हुई है। तो कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ लग रहा है कि एक इंटरमीडिएट बॉटम बना हुआ है। तो जब तक 1050 का लेवल ब्रेक नहीं होता मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, लेकिन 1050 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 1050 लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में एटलीस्ट आप नहीं तो 1300 से 1400 की रेंज एक बार आ सकती है, जहां पे आप एक बार वापस चार्ट रिव्यू करके अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेड कर लेंगे। तो एज ऑफ नाउ 1050 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड रख सकते। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अंशुल जी का सवाल लेते हैं। एनएमडीसी पे राय जानना चाहते हैं। 5000 शेयर इन्होंने एनएमडीसी के लिए हुए हैं और 221 221, जी हाँ, 221 के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। शेयरों की संख्या ज़्यादा है इसलिए नुकसान का दायरा भी बढ़ता हुआ। बताएं अमर जी, क्या करना चाहिए एनएमडीसी में 221 की बाइंग? तो देखिए एनएमडीसी में उनकी जो बाइंग प्राइस है उसके आसपास ही फिलहाल ट्रेड करता हुआ स्टॉक है। तो मैं ये मानता हूं कि फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही कैन होल्ड ऑन टू दिस कंपनी, बिकॉज इसके स्टॉक के पीई में देखूं तो वो भी करेंटली अराउंड 10 के आसपास है। और कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो है मेटल्स से, आयरन ओर से, ये सब से काफी क्लोज प्राइस जो मूवमेंट है वो इन पे काफी डिपेंड करती है। तो मेटल्स में खास करके जिस तरह की हम लोगों ने एक तेजी देखी उसके बाद एक करेक्शन देखा बिकॉज ऑफ चाइना में जो स्लो डाउन आया, बिकॉज चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बोथ। तो कहीं ना कहीं उस कारण से भी विटनेस सॉफ्टनिंग इन द मेटल प्राइसेस। पर मैं ये जरूर इनको सलाह दूंगा कि वो अपनी पोजीशन बनाए रखें और इसे यदि वो लॉन्ग टर्म पोजीशन के रूप में होल्ड करना चाहते हैं तो जरूर अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया आपको मिलता हुआ एनएमडीसी पे। जीवन राम का सवाल लेते हैं। टाटा टेक पे राय जानना चाहते हैं। 1080 के भाव पे इन्होंने टाटा टेक में एंट्री की हुई है, 100 शेयर इनके पास हैं। फिलहाल फायदे में यहाँ पर 1080 की खरीद के हिसाब से देखें तो। बताएं अमर, क्या करना चाहिए टाटा टेक में? देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज जो है उसमें एक रैली के बाद एक कंसोलिडेशन फिलहाल देखने को मिल रहा है। यदि देखिए इस लेवल पे क्या हो रहा है कि जितनी भी कंपनीज है, ज्यादातर कंपनीज के लिए आप जो रेशियोज देखने जाएंगे तो उसमें फिर लोग जो है वो ये जरूर एक मतलब उलझ जाते हैं, क्योंकि स्टॉक पी की बात करूं तो ऑलमोस्ट वो 70 के आसपास है और यदि मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो वो करीब 40 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें उनका जो भरोसा है वो ज्यादा है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट जरूर करना चाहिए। हालांकि ये सब जो स्टॉक्स हैं या फिर लॉन्ग टर्म यदि कोई रखना चाहते हैं 3 to 5 years, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म बात करता हूँ, एटलीस्ट 3 to 5 years आपको लेके चलना होगा। एंड देन ऑल्सो यू विल हैव टू ऐड ऑन टू, बिकॉज क्या होता है कि यदि मार्केट में एक टॉप बना और फिर करेक्शन आती है तो आपने टॉप पे बाई किया और जब करेक्शन आती है और नीचे लेवल्स पे आपने बाई नहीं किया तो एवरेजिंग आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन एवरेजिंग उन्हीं स्टॉक्स में खास करके करना चाहिए जो कंपनीज अच्छी हैं, जिनका फ्यूचर ब्राइट है और जो लॉन्ग टर्म प्लेयर है इन दैट स्पेसिफिक सेक्टर। तो टाटा टेक्नोलॉजीज इज समथिंग लाइक दैट। आप उस पर्सपेक्टिव से इस कंपनी को देख सकते हैं। तो ये है नजरिया टाटा टेक पे आपको मिलता हुआ। रंजन का सवाल लेते हैं। एसबीआई इन्होंने खरीदा हुआ है और 880 की इनकी खरीदारी है। किरण जी,
क्या आज की तेजी को एक आधार बनाकर एसबीआई में अभी बने रहने की सलाह होगी? सो ओवरऑल जैसे डिफेंस के काउंटर नीचे आए थे बजट के बाद, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पीएसयू बैंक के काउंटर भी बजट के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिखा चुके हैं। अब ओवरऑल अगर आप देखो तो 890 से स्टॉक नीचे में 790 तक आ चुका है, तो ऑलमोस्ट 10-11% काइंड ऑफ करेक्शन हमने देख लिया है। डेली चार्ट के ऊपर ओवरसोल्ड टेरिटरी में एक बुलिश डाइवर्जेंस बनाने के साथ साथ स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, और आज जिस तरह का मोमेंटम था स्टॉक 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन हो चुका है। तो जब तक ये 800 के ऊपर सस्टेन है, मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। नीचे में जो एक स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है, वो कहीं ना कहीं आप 790 780 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में जो एक गैप क्रिएटेड है एटलीस्ट 840 तक की ये रैली रहे, ऐसा हमें लग रहा है। तो एज ऑफ नाउ 790 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए 840 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये है नजरिया, आपको 790 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह मिलती हुई, लक्ष्य आगे के भी आपको बता दिया गया। लोकेश कुमार का सवाल लेते हैं, इंडसइंड बैंक पर राय जानना चाहते हैं, 1000 शेयर इनके पास हैं। लगे हाथ किरण जी, इंडसइंड बैंक पर भी राय दे दीजिए। अच्छा खासा मुनाफा और अच्छे स्तर पे इन्होंने इंडसइंड बैंक में एंट्री की हुई है, क्या किया जाए? सो इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो 3 दिन पहले ही उसने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया था। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी था। आज उस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग हुआ है, तो कहीं ना कहीं जब तक कि 1450 के ऊपर है, मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। अगर 1450 का लेवल ब्रेक करता है तो ही प्रॉफिट बुकिंग करें। अगर 1450 के ऊपर रहता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप ऊपर में 1520 1530 तक की रैली देख सकते हो। तो एक शॉर्ट टर्म के नजरिए से मेरे हिसाब से डेफिनेटली इनको होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के नज़रिए से होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की तरफ। तो सबसे पहले अमर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, बताइए वीआईपी शेयर के तौर पर आज आपकी रणनीति क्या होगी? मैं सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज को रेकमेंड करूंगा, क्योंकि यदि मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करूं तो करंटली जरूर ये स्टॉक एक अप मूव में है। आज भी काफी इसमें एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है, और ये एक मेजर रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है गोदरेज ग्रुप की। तो ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को यदि मैं ऐसे देखूं तो इसका फ्यूचर तो काफी ब्राइट है। हाँ, ये जरूर है कि अभी जैसे रेट कट होता है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इस सेक्टर को। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, और गवर्नमेंट जो जिस तरह से ऑलमोस्ट 10 मिलियन हाउस होल्ड्स की बात कर रहा है, 10 मिलियन हाउसेस की बात कर रहे हैं डेवलप करने के लिए, मतलब ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो ये सब जो है वो काफी पॉजिटिव है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। और दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में जितने भी अच्छे डेवलपर्स हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी डाइवर्सिफिकेशन किया है। ना सिर्फ वो प्रीमियम और लग्जरी में ही है, वो मिड इनकम में भी हैं। और तो इससे उनकी जो वोलेटिलिटी रहती थी सेल्स की, उसमें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलेगा। तो मैं ये मानता हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज पे नजर जरूर रख सकते हैं। अपसाइड में 3400 का एक टारगेट रखा जा सकता है, और जो सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट इसका, वो 3100 के नीचे का है। तो ये एक स्टॉक को जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पसंद आता हुआ अमर जी को। किरण जी, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? सो हमारे प्लान पे 2 कॉल है। पहले तो कॉल है वो एफएमसीजी की तरफ से। एफएमसीजी में अगर हम देखिए तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट पैन आउट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डाबर के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। डाबर में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट में देखने को मिला था। 650 कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 20 डेज मूविंग एवरेज को भी का सपोर्ट है, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है। तो डाबर करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो। 660 के आसपास की क्लोजिंग है। 690 का टारगेट 1 से 2 दिन में आपको देखने को मिल सकता है, और 650 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो डाबर हमारा पहला कॉल रहेगा। दूसरा जो कॉल है वो टाटा टेक्नोलॉजी है। टाटा टेक्नोलॉजी में अगर आप देखो तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है काफी अर्से के बाद। 100 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज है, और रिसेंटली अगर आप चार्ट के ऊपर देखो तो इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को हमें मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं टाटा टेक्नोलॉजी इज गेटिंग सेट फॉर सम बिग रैलीज। तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर टाटा टेक्नोलॉजी आप लॉन्ग कीजिए। 1100 के आसपास की क्लोजिंग है। ऊपर में 1160 एक इंटरमीडिएट टारगेट है, और 1080 एज स्टॉप लॉस हमें लेके चलना है। तो टाटा टेक्नोलॉजी एंड डाबर हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। चलिए, तो टाटा टेक पे डबल मोहर एक तरह से आती हुई हमारे दोनों एक्सपर्ट की तरफ से। इससे पहले कि मैं आप लोगों से विदा लूं, जरा जाते जाते अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। किरण जी, पहले आप।
तो जो भी शेयर्स और स्ट्रेटेजी हमने बताई उसमें मेरी या मेरी फैमिली का कोई भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारे क्लाइंट है तो एसोसिएट का हो सकता है। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। ठीक है, तो ये है खास तौर पर डिस्क्लेमर। और अमर अपना भी डिस्क्लोजर दें। जिस स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की है उनमें मेरा पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। हालांकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके पास ये पोजीशन हो सकती है बेस्ड ऑन आवर रिकमेंडेशंस। शुक्रिया करेंगे अमर, शुक्रिया करेंगे रंजी इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए, बेहतर रणनीति बताने के लिए। बढ़ते हैं आगे और कल के बड़े इवेंट्स जिस पर हमें नज़र रखनी चाहिए ये बताने के लिए मेरी सहयोगी रक्षा रावत जुड़ रही हैं। रक्षा, बताएं कल के क्या है ट्रिगर्स? जी, तो जल्दी से देख लेते हैं कि कल के लिए क्या होने वाले हैं मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज़, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नज़र रखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो कल अमेरिका का हाउसिंग डेटा आने वाला है। इसी के साथ साथ सितंबर का CCI यानी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा भी कल आने वाला है। लास्ट वीक हमने देखा कि फेड ने जो है वो रेट कट किए हैं, तो कल ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा पर रेट कट का कितना असर पड़ता है। इसी के साथ साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बोर्ड मेंबर्स का जो है वो कल भाषण होने वाला है। और फिन निफ्टी की कल मंथली एक्सपायरी है। ये वीक जो है वो मंथली एक्सपायरी को लेकर काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि थर्सडे को जो है वो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने वाली है। इसी के साथ साथ बैंक ऑफ जापान की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों की। तो कॉर्पोरेट एक्शन के तौर पर तो इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन एक चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में GST की दरों में बदलाव को लेकर GOM की कल बैठक होने जा रही है, जो कि 2 दिन की बैठक होगी और गोवा में होगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिन पे आपको कल नज़र रखनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो GOM की GST बैठक है। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका बाजार के तमाम ट्रिगर्स कल के बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया विदा लेने का, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।